वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। इसके साथ साथ इसमें हम लोग कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे रसांकुर क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं रसांकुर, है ना, इनका कार्य क्या होता है, बड़ी आंत क्या होती है, बड़ी आंत के क्या कार्य होते हैं, छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत के क्या कार्य होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है। और जानकारी के लिए बताते चले कि इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने मुख गुहिका, उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली और अमाशय के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटी आंत को पढ़ लेते हैं। देखो, छोटी आंत क्या होती है। जैसे जहां पर जब आप आहार नाल का एक बार पिक्चर देख लीजिए, आपके स्क्रीन के सामने यहां पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से अमाशय के बाद ग्रहणी दिख रही है। आपको एक नली जैसी संरचना है, सी के आकार की दिख रही है, ये आपकी ग्रहणी है। मतलब अमाशय के बाद से जो नलिकाएं होती हैं, जो नलिका प्रारंभ होती है, वही छोटी आंत होती है। ठीक है, और इसकी लंबाई होती है लगभग 7 मीटर, 6 से 7 मीटर लंबाई होती है। वहीं अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो आज जो आप अभी चित्र में देख रहे हैं, छोटी आंत जो चित्र में दिख रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। यह पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र। ध्यान दीजिएगा, पूरे आहार नाल में पाचन का और अवशोषण का मुख्य केंद्र है। पूरी पाचन प्रक्रिया, ठीक है, पूरी पाचन प्रक्रिया आपकी आहार नाल की छोटी आंत में आके संपन्न हो जाती है। अब इसके बाद जब आप बड़ी आंत में पढ़ेंगे ना, तो उसमें कोई भी पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता, केवल जल का अवशोषण होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, पाचन होता है और पूरी तरीके से पाचन हो जाता है किसी भी भोज्य पदार्थ का। ठीक है, अब जैसे आप सेलुलोज खा लोगे यार, या फिर कागज चबा लोगे, तो ये सब नहीं पचता है। ठीक है, हम लोग के शरीर में नहीं पचता है, तो ये कहीं भी नहीं पचेगा। लेकिन अगर कोई भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जिसका हम लोग के शरीर में पाचन होता है, तो उसकी पाचन प्रक्रिया छोटी आंत तक समाप्त हो जाती है। पॉइंट समझ में आया ना? तो यह किसका केंद्र है? पाचन एवं अवशोषण का मुख्य केंद्र, पहली चीज। दूसरी बात, यह लगभग 7 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी नलिकाकार संरचना होती है। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने चित्र में देखा ना कि ये क्या होती है, 7 सेंटीमीटर जितनी ये जो मुड़ी हुई उसी में गोल मटोल संरचना देख रहे हैं, 7 मीटर लंबी होती है। कितनी ज्यादा हो गई है कि नहीं? ये देखो, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपका, ये लगभग नहीं तो 1.5 मीटर के लगभग होगा, 1 मीटर प्लस है। अब सोच लो, ऐसे करके 6 बोर्ड लगेंगे, मिनिमम 5 से 6 बोर्ड, तो कितना लंबा हो गया। ये छोटी आंत की लंबाई होती है। निकाल के बाहर रख दो तो फैला दो दूर तक, है कि नहीं? तो ये चीज होता है। तो आपको यहाँ से क्या चीज समझ में आ रहा है कि हाँ भाई देखो, जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई 7 मीटर होती है लगभग, और वही चौड़ाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका, छोटी आंत की दीवार में अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं। ये भोजन के पाचन तथा अवशोषण में सहायक होते हैं। बहुत पूछा जाता है ये ना, 60 में आपसे बहुत पूछते हैं कि रसांकुर क्या होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं। रसांकुर क्या होते हैं और कहां पर पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत की दीवार में उंगली नुमा समझ रहे, ऐसे करके, मतलब सीधा सीधा देखो। आप लोग ब्रश देखे हो, ब्रश ना उसमें रेशेदार संरचना है, वैसे उसमें भी होता है। जो हम लोग का आंत होता है, आंत के अंदर उंगली नुमा या फिर आप रेशेदार संरचनाएं भी कह सकते हो। ठीक है, तो छोटी आंत की दीवार में अंगुली नुमा प्रवर्ध का मतलब होता है उभार। प्रवर्ध मतलब क्या होता है? उभार। अब भाई ऐसे उभरेगा तो उसी को तो प्रवर्ध बोलेंगे। तो पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं। इंग्लिश में विलाई बोले जाते हैं, VILLI, विलाई। समझ में आ गया ना? तो जो रसांकुर क्या होते हैं? छोटी आंत की दीवार में उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ये पूछा जाता है भाई, कई बार पूछा जाता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो रसांकुर आपका क्लियर हो गया। उसके बाद ये भोजन के पाचन तथा अवशोषण में सहायक होते। काम क्या करते हैं? अगर पूछा जाए, ये जो रसांकुर है ना,
ये काम क्या करते हैं? तो ये भोजन के पाचन में भी सहायता करते हैं, सबसे ज्यादा ये अवशोषण में सहायता करते हैं, है कि नहीं? जो भोजन पाचन होता है उसको अवशोषित करने में सबसे ज्यादा 10 गुना बढ़ा देते हैं। मतलब पाचन की दर देखो, एक होता है अगर आप किसी से काम ले रहे हो, है कि नहीं, उसको छोड़ दो, कह दो भैया देखो ये काम तुम्हारा है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकना है, कोई लेबर आदमी है, ठीक। तो कई बार कुछ आदमी, मैं सबको नहीं बोलता, लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं फिर वो आराम से करेंगे, लेकिन अगर आप वहां पे खड़े होके काम कराओ ना तो वो बहुत तेजी से करते हैं, तो उनकी काम करने की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। वही चीज यहाँ पर है, ये जो रसांकुर है ना, ये पाचन का और अवशोषण की दर को बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है? पाचन और अवशोषण की दर को क्या कर देते हैं? कई गुना बढ़ा देते हैं, और यही रसांकुर का कार्य होता है। अब आपका ये तो समझ में आ गया कि हाँ भैया देखो, आमाशय के बाद ना छोटी आंत शुरू होती है, छोटी आंत में रसांकुर होते हैं, और रसांकुर का कार्य होता है भोजन का अवशोषण। अब उसके बाद समझ में आता है कि भैया इसको 3 भाग में बांटा भी गया है, 3 भाग में बांटा गया, जो पूरी छोटी आंत है ना उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका ग्रहणी, इंग्लिश में इसे ड्यूडेनम बोलते हैं। दूसरा है आपका मध्यांत्र, इसको इंग्लिश में जेजुनम बोलते हैं। तीसरा है आपका शेषांत्र, इंग्लिश में इसे इलियम बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो अब मतलब आहार नाल का जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, छोटी आंत, उसको 3 भाग में बांट दिए। अब हमको क्या करना है ना कि इन्हीं पार्ट के बारे में, हर एक के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है ग्रहणी। तो हम क्या करेंगे भैया, ग्रहणी को पढ़ेंगे कि आखिर ये ग्रहणी क्या होती है। अच्छा, एक ग्रहणी ना आप लोग सुने होंगे गाँव में ना काम करने वाले, जो घर में औरतें काम करती हैं ना, उनको भी कई बार ग्रहणी ऐसे करके शब्द यूज करते। तो ये वो वाला ग्रहणी नहीं है भैया, है ना, काम करने वाली ग्रहणी नहीं है। घर के औरतें जो काम करती है ना घर, कई बार ग्रहणी शब्द यूज करते, तो वो चीज नहीं है। यहाँ पर है ग्रहणी मतलब डिओडेनम, और डिओडेनम मतलब ग्रहणी। अब ये क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, काम क्या करता है, वो चीज देख लेते हैं। देखो, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी के आकार की रचना होती है। इतना समझ में आ गया भैया? अमाशय से जुड़ी रहती है, अमाशय के बाद प्रारंभ होती है, आपको एक सी के तरीके की रचना दिखाई देती है, ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका अमाशय, भाई अमाशय तो आप सब लोग पढ़ ही चुके हो ना, पिछले वीडियोज में पढ़े थे आप लोग कि ये आपका क्या है, अमाशय। तो ये ऐसे करके सी के आकार की ये रचना है, ये यहां से यहां तक का, देखो ये, इसको ग्रहणी बोलते हैं, ठीक। अब ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और सी के आकार की रचना होती है। उसके बाद इसमें भ्रूणर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्म का स्त्रवण करती हैं। भ्रूणर ग्रंथियां, ध्यान दीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि भ्रूणर ग्रंथियां कहां पर पाई जाती हैं। तो अब ये आपके हो गए, देखो भ्रूणर ग्रंथि की पाई कहां जाती है। दूसरी बात है, काम क्या करती, श्लेष्म का स्त्रवण करती है। देखो स्त्रवण का मतलब जानते हो, जीव विज्ञान के तो निकालना है ना, मतलब जैसे हम लोग शरीर से मान लो पसीना निकालते हैं, तो जीव विज्ञान की भाषा में ना उसी को स्त्रवण बोलते हैं कि हाँ लार ग्रंथियों से लार निकलता है, इसका मतलब लार ग्रंथियां लार का स्त्रवण करते हैं, मतलब स्त्रवण समझा ना, वो चीज होता है। श्लेष्म का मतलब लसलसा पदार्थ बनाते हैं। मैं अगर लसलसा पदार्थ नहीं बनाएंगे तो भोजन क्या होगा, अटक जाएगा, रुक जाएगा कहीं पर, तो भोजन आगे नहीं जाएगा, तो पाचन क्रिया रुक जाएगी। तो इसलिए जानते हैं भैया, आत्मवाद सब जानते हैं कि भैया देखो भोजन को आगे बढ़ते रहना है, इसलिए वो भ्रूणर ग्रंथियां रखते हैं अपने पास, और वो श्लेष्म बनाते हैं जिससे भोजन फिसलता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद यह पित्त वाहिनी द्वारा स्त्रवित पित्त रस एवं अग्नाशयी वाहिनी द्वारा स्त्रवित अग्नाशयी रस आकर कायम में मिलता है। भाई देखो यहीं पर, क्योंकि लीवर यहां पर होता है, सबको पता है कि लीवर यहां पर होता है ना, ऐसे करके संरचना होती है इसकी, लीवर यहां पर होता है, यहां से ये यहां पे पित्त रस भी छोड़ता है, यहां अग्नाशय होता है, ये अग्नाशयी रस यहां पे छोड़ता है, तो सब आकर के कहां मिलते हैं, ग्रहणी में आकर के।
ठीक है। अब ये काइम देखो, एक नया शब्द आपको मिला होगा, कई बार पूछा जाता है कि काइम क्या होता है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब आमाशय में भोजन रहता है ना तो एकदम वो लुगदीदार हो जाता है, उसी भोजन को ही काइम कहा जाता है। मतलब आमाशय से जो भोजन निकलता है या फिर आमाशय में जो भोजन लुगदीदार बन जाता है उसी भोजन को ही क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो अब ग्रहणी समझ में आ गया ना कि भैया देखो जो ग्रहणी है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और सी के आकार की रचना होती है। ब्रूनर ग्रंथि होती है और ब्रूनर ग्रंथि श्लेष में निकालती है जिससे भोजन फिसलता हुआ आगे बढ़ता है और ग्रहणी में अग्नाशयी रस और पित्तरस आकर के स्रावित होते हैं। ठीक, सीधी सी बात। अब उसके बाद आपका आता है मध्यांत्र। मध्यांत्र इंग्लिश में इसी को जेजुनम बोलते हैं। ग्रहणी आगे जाकर मध्यांत्र में खुलती है, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 2.4 मीटर होती है, 2.4 मीटर लंबी होती है। अब उसके बाद आपका आता है शेषांत्र। शेषांत्र का मतलब शेष आंत्र, मतलब बचा हुआ हिस्सा आपका शेषांत्र कहलाता है। इसको इंग्लिश में इलियम बोलते हैं और यह 3.4 मीटर लंबी होती है। लगभग में, जरूरी नहीं कितना ही हो, मतलब एक दो इधर उधर कर सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यह लगभग 3.4 मीटर लंबी नली होती है और ये सबसे लंबी भी होती है क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 2.4 दिया है और यहाँ पर 3.4 दिया है, तो छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा शेषांत्र होता है कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, 3.4 मीटर अकेले होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मतलब हमने लिखा नहीं क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, क्यों? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रसांकुर पाए जाते हैं। ये जो रसांकुर अभी आपने पढ़े ना, आंत में पाए जाते हैं। अगर आंत के किस हिस्से में पाए जाते हैं पूछा जाए तो भैया देखो आंत के इस हिस्से में पाए जाते हैं। और काम तो अब आपको पता है, आसान हो गया आपके लिए, है कि नहीं? तो ये हो गया भैया आपकी आंत, वो भी छोटी आंत। हमने इसमें बताया आपको 3 पार्ट, तीनों पार्टों के कार्य बताए। अच्छा एक चीज देख रहे हो आप लोग, हमने इसके बारे में नहीं बताया कामों, इसका इसमें ये जो हिस्सा होता है मध्यांत्र में खुलती, जिसकी लंबाई 2.4 मीटर होती, तो ये एक तरीके से सहायक अंग कार्य करता है। ग्रहणी से भोजन मध्यांत्र के रास्ते से शेषांत्र तक पहुंचता है, ऐसे कार्य इसका हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से छोटी आंत कंप्लीट होता है। अब हम लोग बड़ी आंत की ओर बढ़ते हैं कि आगे पढ़ते हैं भैया बड़ी आंत क्या होती है। चलो इसको मिटा देते हैं अब यहाँ से देखो आप लोग का शुरू होता है बड़ी आंत। अच्छा एक चीज है कि देखो छोटी आंत और बड़ी आंत, आप जब नाम सुनते हो ना तो क्या मन में आता है कि छोटी आंत छोटी होगी, बड़ी आंत बड़ी होगी, है ना? क्या हो सकता है, गेस करो। देखो क्या होता है ना कि जो छोटी आंत होती है वो लंबाई में बड़ी होती है लेकिन चौड़ाई में कम होती है, इसलिए उसको छोटी आंत बोलते हैं। और ये जो बड़ी आंत ना, इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा होती है और लंबाई क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। समझ में आया ना? छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या अंतर है? ये मत समझ लेना कि बड़ी आंत छोटी होती है, बड़ी आंत बड़ी आंत बड़ी नहीं होती, बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत क्या होती है, लंबाई में बड़ी होती है। ठीक है, अब हम लोग बड़ी आंत पढ़ेंगे। देखो क्या है कि यह आहार नाल का अंतिम भाग है। आप पहले एक मिनट चित्र में देख लीजिए तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। दिख रहा होगा आपको चित्र में, बस थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पर इसलिए हमने इंग्लिश में भी लिखा है जिससे आपकी हर एक शब्द को आसानी समझ पाए। अब इसमें देखो इसी के बारे में पढ़ना, ठीक है? देखो यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है, सबसे अब अंतिम भाग भैया। अब आहार नाल समाप्त होने वाला, जो शुरुआत में पढ़े थे ना ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है, अब वो होने वाला है समाप्त। तो यह आहार नाल का अंतिम भाग है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया। बस सीधा सा है भैया कि अंतिम भाग है 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबी होती है और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 3 भाग में इसे भी बांट दिया गया। पहला है आपका उंडुक, है ना? शिकम बोलते हैं, इंग्लिश में इसे शिकम कहते हैं। ये देखो क्या होती है,
यह लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर एक अंगुली नुमा नलिका से जुड़ी रहती है, जिसे कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। ध्यान रखना, ये कृमि रूप परिशेषिका बहुत बार पूछा जाता है कि कृमि रूप परिशेषिका क्या है। तो यह एक अवशेषी अंग है, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है ना, वहां पर एक उंगली नुमा प्रवर्ध होता है, उभार होता है, उसी को कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। देखो, कृमि रूप परिशेषिका का काम जानते हो क्या होता था? जब हम लोग पहले के जमाने में, मतलब बहुत टाइम पहले, इसमें सेलुलोज का पाचन होता था। लेकिन और ये आज भी है, जो शाकाहारी प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनमें ये अभी भी विकसित है और उनमें इसी कृमि रूप परिशेषिका के अंदर ही सेलुलोज का पाचन होता है। हम लोग इसीलिए तो नहीं पचा पाते, क्योंकि अब हम लोग में ना ये कृमि रूप परिशेषिका काम नहीं करते एक तरीके से। जैसे हम लोग के ये कान है ना, ये भी अवशेषीय अंग, इनको आप चाहो तो इधर उधर घुमा लो, नहीं घुमा सकते, है कि नहीं? उसी तरीके से ये जो कृमि रूप परिशेषिका है, पहले इसमें सेलुलोज का पाचन होता था। अपने जो पूर्वज है ना, उनमें धीरे धीरे यूज कम होता गया और हम लोगों में ये कृमि रूप परिशेषिका छोटी होती गई। ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में गायब भी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बात है कि यहां से देखो, कई बार यही कृमि रूप परिशेषिका में कभी कभी भोजन के टुकड़े फंस जाते हैं ना, तो इसमें सूजन आ जाती है कृमि रूप परिशेषिका में। इसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। इस बीमारी में क्या होता है कि वही सूजन होती है, फिर पेट में दर्द वगैरह रहेगा, खाना नहीं हजम होगा, दुनिया भर का दिक्कत। अब इलाज क्या होता है? इसको जब डॉक्टर लोग देखते हैं ना, तो वो लोग, क्योंकि इसका कोई विशेष काम तो है नहीं, इसलिए कृमि रूप परिशेषिका जिसको अपेंडिसाइटिस हो जाता है, उसका ऑपरेशन करते हुए कृमि रूप परिशेषिका को काट के बाहर निकाल देते हैं। तो यही इसका इलाज होता है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक, दवा खा के दबा रहेगा, उसमें क्या है कि नहीं? तो कृमि रूप परिशेषिका समझ में आ गया ना आपको? इसका हमने कार्य बता दिया आपको। उसके बाद है कोलन। कोलन देखो, यह यू आकार की और लगभग 1.3 मीटर लंबी नली होती है। 3 भाग हैं। अब तीसरा है मलाशय। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय का अंतिम भाग गुदानाल कहलाता है, जो एक वृत्ताकार गुदा या गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ये फिर सबसे अंतिम हिस्सा है आपका मलाशय, 15 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ये जिस भाग में खुलता है, ठीक है, उसको गुदानाल कहते हैं, और इसके माध्यम से जो अपचित भोजन होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, मोटा मोटी अगर देखा जाए ना कि बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर कोई विशेष कार्य नहीं होता यहाँ पर, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जल का अवशोषण होता है। समझ में आ रहा है? जल का अवशोषण सबसे प्रमुख कार्य होता है, और दूसरा अपचित जो भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करती है। तो ये बड़ी आंत के 2 सबसे प्रमुख कार्य हो गए, और ये सबसे बड़ी बीमारी हो गई जो अपेंडिसाइटिस हो जाती ना, ये बीमारी प्रदान भी करती है चीज। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोगों ने आहार नाल के हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं, किसे कहते हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।